अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जी हम अपना चैप्टर नंबर 14 का सेकेंड लेक्चर, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत मज़े का भी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है जी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम कार्डबोर्ड में से पास करते हैं और एक्सपेरिमेंट हमने किया था, तो हमने देखा था कि उस स्ट्रेट वायर या उस स्ट्रेट रॉड या कंडक्टर के सराउंडिंग पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। ठीक है, अब हमने वही कल वाला जो अपरेटस है या सेटअप है उसको उठा के हमने क्या करना है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। ठीक है, एक कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर रहा है, जिसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, उसको उठा के हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तो जैसे ही हम कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कंडक्टर की फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, और इंटरैक्ट करने की वजह से कंडक्टर के ऊपर लगती है एक फोर्स। ठीक है, और वो फोर्स ही हमने आज फाइंड करनी है, उसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो फोर्स जो है वो किस तरह से लगती है और कंडक्टर की किस साइड से किस साइड पे लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने इंट्रो दिया हुआ आपको। वी हैव सीन दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर सेट्स अप इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। ये कंडक्टर उठा के हमने क्या रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो क्या होगा जी, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर विल इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एज ए रिजल्ट क्या करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगी कंडक्टर के ऊपर। और इसको जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, जाहिर करने के लिए क्या करना है, हमने जो ऑपरेटर्स लेना है, जो सेटअप यहाँ पे लेना है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देखें दो आपको स्ट्रिप्स टाइप चीज़ नज़र आ रही है, इनको बोलते हैं कंडक्टिंग रेल्स। ये वाली चीज़ दिस वन एंड ये वाली, ये सारी की सारी एक ये इस तरह से इस साइड पे ये दोनों क्या हैं जी, कंडक्टिंग रेल्स हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे आपको बता भी दिया, ये दरमियान में यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, इस पोर्शन में ये कनेक्ट सेपरेट हैं, इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। फिर क्या किया हमने, ये जो आपको वाइट रॉड नज़र आ रही है ये कंडक्टर है, जिसमें से करंट पास कर रहा है, करंट की डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई हुई है वो है जी यहाँ से ऊपर की तरफ, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें, अगर आप गौर से देखें तो आपको एक बैटरी नज़र आ रही है या कनेक्शन नज़र आ रहा है, जिससे हम क्या करेंगे, कंडक्टर में से करंट पास करेंगे। और जो दोनों रेल्स के दरमियान डिस्टेंस है वो स्मॉल l है, करंट की मैग्नीट्यूड I है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो है जी 90 डिग्री का। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखें, हम इसी डायग्राम में देखेंगे कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले कंडक्टर में से करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं। करंट की डायरेक्शन क्या थी जी, इस जगह पे। ठीक है, अब बिल्कुल सेम आप कल वाला अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट कर सकते हैं। कौन सा जी, राइट हैंड रूल वाला। ठीक है, राइट हैंड रूल के मुताबिक हमने क्या करना है, कंडक्टर को अपने हथेली में पकड़ना है और आपका जो थंब है, इरेक्टेड थंब, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए करंट वाली, और जो आपकी फिंगर्स होंगी वो हो जाएंगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे इसको कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन जो है देखिए क्लॉकवाइज बन रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज अराउंड दी सर्कल। यहाँ पे आप कह सकते हैं इस तरह से, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, यहाँ पे नीचे और इस साइड पे ऊपर की तरफ, यानी कि इस साइड पे जो फील्ड है कंडक्टर की और ये जो एक्सटर्नल फील्ड है दिस वन, दोनों सेम साइड पे हैं। और इस साइड पे, राइट साइड पे जो फील्ड है कंडक्टर वाली वो और जो एक्सटर्नल फील्ड है वो दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो होगा क्या कि लेफ़्ट साइड पे दोनों फील्ड क्योंकि सेम साइड पे हैं वो एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगी, फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देंगी। जबकि राइट साइड पे दोनों फील्ड एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं और कैंसिल आउट करने की वजह से इस रीजन पे इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो या कह लें ज़ीरो हो जाएगी।
या आप कह सकते हैं कि वीकर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे फील्ड वीक होगी तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है इस साइड पे वो क्या करेगी, इस कंडक्टर को पुश करेगी टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। इसीलिए यहाँ पे जो फोर्स है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि वो लेफ़्ट से राइट की तरफ लग रही है कंडक्टर के ऊपर, और कंडक्टर क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे एक और आप रूल, राइट हैंड रूल की एक और टाइप भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप अगर देखें तो इसके मुताबिक आप फिगर को भी अच्छे से कंसिडर कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, अपना राइट हैंड लेना है। राइट हैंड को आपने बिल्कुल इसी पोजीशन में रख देना है जिस पोजीशन में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जो अपना थंब है उसको कंडक्टर में गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन में करें, और जो आपकी फिंगर्स हैं वो क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो जो आपकी हथेली के ऊपर परपेंडिकुलर चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, इसको भी आप राइट हैंड रूल ही कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको डू यू नो जो लिखा हुआ है वो बता देती हूँ। If the middle finger of the right hand points in the direction of the magnetic field, the thumb in the direction of current, the force on the conductor will be normal to the palm towards the reader। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, क्या करना है, आपने हथेली अपनी सामने करनी है। आपका अंगूठा जो है वो करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, आपकी बाकी फिंगर्स या कह लें मिडल फिंगर जो है उसके डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फोर्स लगेगी वो आपकी हथेली पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी तरफ लगेगी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से हमने डायरेक्शन देख ली कि डायरेक्शन कैसे लगेगी, कंडक्टर की साइड पे मूव करेगा। अब हमने जो फोर्स है उसका मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड करना है, और मैथमेटिकल रिलेशन क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट ही है तो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ही साइंटिस्ट ने इसको बार बार किया और करने के बाद कुछ रिज़ल्ट्स निकाले, और रिज़ल्ट्स निकाल के बताया कि ये जो फोर्स होती है वो 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। वो फैक्टर कौन कौन से हैं जी, सबसे पहले है जी करंट। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, करंट अगर ज़्यादा है फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, अगर करंट कम है तो फोर्स जो है वो कम लगेगी। इसी तरह से अगर लेंथ ज़्यादा है कंडक्टर की तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, अगर लेंथ कम है तो फोर्स कम लगेगी। ठीक है, तो ये देखिए एक तरह का डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसी तरह से जो फोर्स है वो साइन ऑफ एंगल बिटवीन एल ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर भी डिपेंड करती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। देखिए पॉइंट 1 में बताया हुआ है कि फोर्स जो है वो साइन अल्फ़ा या साइन थीटा, वो एंगल जो कि बन रहा है लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल फील्ड, ये पहली लाइन आपको नज़र आ रही होगी, द फोर्स is directly proportional to sin alpha where alpha is the angle between the conductor या length of conductor and the field मतलब external magnetic field, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा उसको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट करना है, और कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो साइन अल्फा के डायरेक्टली वेरी करती है। अगर अल्फा मतलब 90 का होगा, साइन अल्फा मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी मैक्सिमम लगेगी। सेकंड पॉइंट में फोर्स करंट के डायरेक्टली वेरी करती है। थर्ड पॉइंट है जी फोर्स एल के डायरेक्टली वेरी करती है। और चौथा पॉइंट ये है कि फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के भी डायरेक्टली वेरी करती है। इन 4 फैक्टर्स पे फोर्स डिपेंड करती है। इन चारों को हमने मिला के लिखा F प्रोपोर्शनल टू ILB साइन अल्फ़ा। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इक्वल साइन लगाते हैं, साथ ही साथ हम लगाते हैं जी एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी हमने वही काम करना है। क्या करते हैं जी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं और ये बन जाएगा F इक्वल टू KILB साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सेम है जैसे कि हमें पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। इफ़ वी फॉलो SI यूनिट्स, अगर हम SI यूनिट्स को फॉलो करते हैं तो K की वैल्यू कहते हैं 1 होती है। अगर K की वैल्यू 1 है ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास फोर्स का जो रिलेशन बनेगा वो आ जाएगा ILB साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फोर्स का रिलेशन
निकल आया। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो मेन टॉपिक है तकरीबन कैलकुलेशन यहाँ तक है। अब बात करेंगे हम बी जो है मैग्नेटिक फील्ड उसके यूनिट की, और बाद में हम बताएंगे कि ये फोर्स का डायरेक्शन है उसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पे 14.1 इक्वेशन में कि द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी की जो डेफिनेशन है वो हम किस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। अगर आई यानी कि करंट 1 एम्पियर का हो, लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर की हो, अल्फा 90 का हो, तो यहाँ पे सारी चीज़ें पुट करें तो आपके पास रिलेशन बनेगा F इज इक्वल टू बी, यानी कि फोर्स ऑन कंडक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आ रही है। कब होगा ये, जब करंट 1 एम्पियर का होगा, लेंथ 1 मीटर की होगी और एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। देन thus B the strength of magnetic field which is also known as magnetic induction। देखिए इसको आप मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, इसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, और इसको आप मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, यहाँ पे देखिए F इज इक्वल टू बी। तो ये वो फोर्स है जो 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर पे लगती है। कब, जब उसको 90 डिग्री पे रखा जाए और उसमें से पास किया जाए 1 एम्पियर का करंट। ठीक है, यही जो चीज़ें हमने लिखी हैं इधर से डेफिनेशन बन जाती हैं। इन्होंने जो लिखी है वो पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है जी, इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर placed at right angle to the magnetic field when 1 ampere current is passing through it। इन लाइंस को आपने कर लेना है अंडरलाइन। ठीक है, ये क्या बन रही है, डेफिनेशन बन रही है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इन लाइंस को आपने अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है। आगे चलते हैं जी। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है, इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं। कहते हैं जी टेस्ला इज़ द फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सेड टू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला इफ इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन on 1 meter length of the conductor placed at right angles to the field when a current of 1 ampere passes through the conductor। जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डेफिनेशन की है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने उसके यूनिट की भी डेफिनेशन करनी है। ठीक है, पहले वहाँ पे था कि वो मैग्नेटिक की फील्ड इंडक्शन जो है वो फोर्स होती है, वो फोर्स जो 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर पे लगती है जब उसको रखा जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और उसमें से पास किया जाए करंट ऑफ 1 एम्पियर। इसी तरह से टेस्ला क्या होगा, ये हो जाएगी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या बनेगा जी, magnetic field is said to have a strength of 1 Tesla if it exert a force of 1 Newton on 1 meter length of the conductor placed at right angles to the field when a current of 1 ampere passes through the conductor। इसीलिए यहाँ से आप देखें कि जो टेस्ला की इक्वेशन बन रही है वो बन रही है जी 1T इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये यूनिट आप निकाल सकते हैं यहाँ से, इस इक्वेशन से। कैसे निकलेगा जी, बी को आप कर लें साइड पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बी साइड पे हो जाएगा, फोर्स इस साइड पे है ऑलरेडी। बाकी ये सारे फैक्टर्स हैं आपने इधर आके डिवाइड कर देने हैं। कौन कौन सा फैक्टर बनेगा, आई बचेगा और एल बचेगा क्योंकि साइन अल्फा इज अ नंबर। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स का यूनिट न्यूटन। ठीक है, और क्योंकि आई और एल दोनों नीचे हैं इसलिए करंट के लिए पर एम्पियर और एल के लिए पर मीटर। ठीक है, तो यूनिट निकल आया और यहाँ से डेफिनेशन जो है आप टेस्ला की आपने अंडरलाइन कर लेनी है। डेफिनेशन बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इधर तक कर लें। ठीक है, इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं और पेपर में आती होती हैं। ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है जी, it can be seen that the force on the current carrying conductor is given both in magnitude and direction by the following equation। हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। देखिए रिलेशन, देखिए चेक करें ज़रा, F इज इक्वल टू है आई एल बी साइन अल्फा। ठीक है, और आपने क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ ली हैं वहाँ से आपने क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा हुआ है,
तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्योंकि जो चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं एल और बी कर रहे हैं, ठीक है, एल इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, एंगल भी इन दोनों के दरमियान है, लिहाजा फोर्स को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ से एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे और यूनिट वेक्टर लगा के इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। एफ एल और बी तीनों बोल्ड हैं, दैट मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और जब आपने इसको लिखना है तो इनके ऊपर आपने एरो साइन ज़रूर यूज़ करने हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आई एल क्रॉस बी इज आई एल बी साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है जी, वेक्टर के दरमियान एंगल है, और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और यहाँ से आप बता रहे हैं जी कि फोर्स की डायरेक्शन जो है इज़ ऑल्सो करेक्टली गिवन बाय द राइट हैंड रूल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ऑफ एल एंड बी। हम एफ की डायरेक्शन जो है उसको पीछे जो तरीका बताया उसके ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं, जो कल वाले टॉपिक में पढ़ा उसके ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे राइट हैंड रूल ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्या राइट हैंड रूल था जी, क्या करते हैं हम पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करते हैं थ्रू स्मॉलर एंगल, और जो आपका इरेक्टेड थंब होता है वो फोर्स की डायरेक्शन बता देते हैं। ठीक है, तो होप सो ये डेफिनेशन आपको याद है। Rotate L to coincide with B through the smaller angle, curl the fingers of right hand in the direction of rotation, और जो thumb होगा वो point करेगा जी the direction of force, और in some situations the direction of force is conveniently determined by applying the following rule। अब देखें कितने तरीके हैं फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के। राइट हैंड रूल हमने पहले लगाया, फिर हमने पाम रूल लगाया, वो भी राइट हैंड रूल ही था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट वाला लगाया, ठीक है, वो भी राइट हैंड रूल ही है। अब एक और तरीका आपको बता रहे हैं, वो कैसे है जी, कहते हैं कंसिडर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द करंट फ्लोज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर टुवर्ड्स द रीडर एज शोन इन फिगर 14.4। यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ आपको दिखा रहे हैं दिस डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखें जो फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो नॉर्थ से साउथ ऊपर से नीचे की तरफ है, और जो आपको कंडक्टर नज़र आ रहा है वो देखिए दरमियान में जो डॉट है ये एक्चुअली कंडक्टर है, और कंडक्टर में से जो करंट पास कर रहा है उसकी डायरेक्शन है जी बाहर की तरफ, रीडर की तरफ, आपकी तरफ। ठीक है, और जो बाहर की तरफ होता है कोई भी चीज़, आप मैग्नेटिक फील्ड ले लें, आप करंट की डायरेक्शन ले लें, कोई भी डायरेक्शन जो बाहर की तरफ होती है, जो रीडर की तरफ होती है, उसको आप डॉट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अंदर की तरफ हो रीडर से परे जा रही हो, ठीक है, उसको हम क्रॉस के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई गई है फॉर योर इन्फॉर्मेशन में। आउट ऑफ पेज को डॉट के ज़रिए आप रिप्रेजेंट करते हैं, और इन टू पेज को आप क्रॉस के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, हमने रॉड ले ली, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, उसकी अपनी जो फील्ड है वो यहाँ पे देखिए सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, और ये जो है आप राइट हैंड रूल के ये चेक कर सकते हैं कि वाकई ही यही क्लॉकवाइज ही बन रही है। एक्चुअली मैं ये जो रूल बता रहे हैं वो ये वही रूल है जो हमने आपको स्टार्ट में बता दिया। ठीक है, तो रीड आउट कर लेते हैं क्या कह रहे हैं जी। इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंसिडर द लाइंस ऑफ फोर्स। आपने लाइंस ऑफ फोर्स देखनी है, तो यहाँ पे आप देखिए जैसे मैंने वहाँ पे बताया कि जो लेफ़्ट साइड है इस साइड पे जो दोनों फील्ड हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों नीचे की तरफ हैं, जबकि राइट साइड पे एक फील्ड जो कंडक्टर की फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। इसीलिए जिस साइड पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उस साइड से फोर्स लगेगी, और जहाँ पे वीकर फोर्स है, वीकर फील्ड है, उस साइड पे फोर्स लगेगी। ठीक है, मतलब क्या कहने का है कि जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ से कंडक्टर पुश होगा टुवर्ड्स द वीकर एंड ऑफ द फील्ड, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन जो यहाँ पे बनेगी वो उन्होंने यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपको शो कर दिया। ये है जी फोर्स एफ। The force on the conductor will be directed towards right in a direction at right angles to both the conductor and the magnetic field. This rule is often referred as the extension of right hand rule। ठीक है,
अब ये जो रूल है वो कहते हैं ये राइट हैंड रूल की एक्सटेंशन है। इट कैन बी सीन दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज द सेम एज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर L क्रॉस B। जो भी मेथड आप लगाएं तो हर मेथड के ज़रिए जो फोर्स की डायरेक्शन है वो सेम बनेगी। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या हो सकते हैं कि कौन सा राइट हैंड रूल पूछे जाता है। ठीक है, देखिए अगर बुक में या क्वेश्चन पेपर में आपको आ जाए कि राइट हैंड रूल लिखे हैं अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर वो कहें एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल, फिर आपने ये जो लास्ट वाली डेफिनेशन है ये लिखनी है। ठीक है, अगर वो पूछें बाय क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, मेथड, उसके ज़रिए जो आपने डेफिनेशन लिखनी है वो ये वाली लिखेंगे जो यहाँ पे आपको दी हुई है। ठीक है, और जो राइट हैंड रूल है जो हमने कल वाले टॉपिक में पढ़ा था उसको एज इट इज़ राइट हैंड रूल ही कहेंगे, वो राइट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर जो अच्छे से समझ आ गया होगा। इस थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आप इसको 2 पार्ट्स में कर लें, एक पार्ट में कर लें, जितना इजीली आपसे हो जाए आप उतना कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।